अब मैं आपको कर्नाटक राज्य के बारे में बोलने जा रहा हूँ। जैसा मुझे अनुभव हुआ उसके आधार पर मैं कुछ ऐसी बातें बोलने जा रहा हूँ। ये दक्षिण भारत विराट राजघराना, बड़े बड़े मंदिरों और भिन्न भिन्न प्रकार की किले और भिन्न भिन्न प्रकार के दार्शनिक स्थान यहाँ देखने को मिलते हैं। 11वीं सदी के करीब एक छत्र राज्य इन लोग का था। उसके बाद धीरे धीरे पुर्तगाली फ्रांसीसी सुल्तान और खान आए। ये अरब सागर से प्रवेश किए, कुछ गोवा से प्रवेश किए और ये पूरे साउथ इंडियन को अपनाने में लगे। आक्रमण किए बार बार। 1300-1400 करीब सदी में ये दक्षिण भारत गुलामी के करार में पहुंच गया था। इतना बड़ा क्षेत्र था, समय स्थिति परिस्थिति के हिसाब से ये कई भाग में बटा। ये दक्षिण भारत तमिलनाडु में बटा, कर्नाटक में बटा, आंध्रा में बटा, केरल में बटा और तेलंगाना राज्य बना। मैंने पिछले बार कर्नाटक के बारे में नहीं बोला था, तमिलनाडु केरल के बारे में बोल चुका हूँ। अब मैं कर्नाटक के बारे में बोलने जा रहा हूँ। कर्नाटक में उद्योगपति भी हैं, धनवान व्यक्ति भी हैं, बुद्धिजीवी व्यक्ति भी हैं और अध्यात्म के मामले में संस्कृत भाषा के हिसाब से आज भी सब साउथ इंडियन में देखने को मिलता है। आज भी वहाँ के लोग रीति रिवाज नियम कानून से भगवान की पूजा और भगवान की अर्चना आज भी करते हैं। ऐसा नॉर्दर्न इंडिया में देखने को नहीं मिलता है जो साउथ इंडियन में देखने को मिलता है। कर्नाटक में घूमने का बहुत सी जगह है। मेन है बेंगलोर, मैसूर, मैंगलोर, बीजापुर, हम्पी, डम्पी, उडुपी और छोटे छोटे स्थान और भी है जहाँ से कावेरी नदी का उद्गम स्थान है। ये भी देखने लायक है। मैं सर्वप्रथम बेंगलोर से यात्रा किया था। 1 हफ्ता का यात्रा था। पूरा कर्नाटक मैंने गाड़ी के द्वारा 3500 किलोमीटर की यात्रा की थी। बेंगलोर में शिक्षा के मामले में, उद्योग के मामले में और शहर के मामले में अग्रणी गिनती में आता है। वैसे यहाँ पर चंदन के बहुत से जंगल हैं, कॉफ़ी चाय के बागान हैं, डाब की यहाँ खेती होती है, लौंग, इलायची, दालचीनी और भी बहुत वन संपदा यहाँ पर उपलब्ध है। बेंगलोर से करीब 100-125 किलोमीटर दूर में गया। सर्वप्रथम वहाँ पर किसी संत के द्वारा ये सोचा गया कि हमको यहाँ पर करोड़ों शिवलिंग की स्थापना करनी है। अब कितनी लाख शिवलिंग छोटे बड़े वहाँ पर देखने को मिले और उसके बीच में 40 फुट की प्रतिमा शंकर भगवान की बनी हुई है। ये देखने लायक है। फिर वहाँ से एक जगह आता है
यहाँ पर एक पत्थर के बीच में एक भाग राधा जी का है, एक भाग कृष्ण भगवान का रूप में ये भी मंदिर हमने देखा। इसके बाद वेंकटेश्वर, वहाँ पर कार्तिक भगवान को भी बोलते हैं। ये पहाड़ के बीच में था, चारों तरफ पहाड़, उसके बीच में वेंकटेश्वर, कार्तिक भगवान और शिव जी का दोनों की यहाँ पर प्रतिमा है, ये देखने को मिला। बीच में ड्राइवर ने बतलाया घने जंगलों में यहाँ चंदन के वृक्ष हैं, वो जगह हम लोग को एंट्री नहीं मिली, बगल से हम लोग गुजर गए। उसके बाद हम लोग एक जगह गए, वहाँ से फिर हम लोग मैसूर आए। मैसूर घूमने लायक है, यहाँ पर सिटी प्लेस वहाँ का है, देखने लायक है, कारीगरी चित्रकारी देखने लायक है। वृंदावन गार्डन है जो रात को देखने में आनंद आता है, साउंड एंड म्यूजिक बजती है और चारों तरफ बगीचा में रंग बिरंगे प्रकाश के माध्यम से जगमगाता रहता है। कई जगह फव्वारे हैं, कई गुलाब के फूल है, कई कमल के फूल है। इस प्रकार के वातावरण उन गंध सुन के मन गदगद हो जाता है। वृंदावन घूमने का, गार्डन का मज़ा अच्छा है। दूसरी बात, कर्नाटक जो घूमते हैं हम लोग, मेरे हिसाब से दिसंबर, जनवरी और फरवरी के महीने में घूमना चाहिए। मौसम बड़ा सुहावना, प्लेजेंट मौसम रहता है। बाकी दिन में घूमने से कई खाद्यान्न हैं वहाँ पर, लोहे के माइंस हैं, कोयले के माइंस हैं और कुछ सोने के भी खाने हैं। वो ड्राइवर साहब जी है हम लोग को बतलाया। वहाँ पर एक ताड़क राजा हुए थे, उन्होंने शंकर भगवान की एक मूर्ति बनाई। बगल में काबरी नदी है। कभी कहते हैं काबरी नदी का पानी उफान आने पर मंदिर के चारों तरफ हो जाता है, दर्शन नहीं मिलता है। संयोग से उस दिन हम लोग दर्शन भगवान शंकर का लिंग का दर्शन किए। बोले कुछ दिन पहले यहाँ से पानी उतर गया था। फिर एक जंगल गए, वहाँ से हम लोग रास्ते में कई झरने हम लोग को देखने को मिले, फूल देखने को मिले, वातावरण बहुत सुहावना देखा गया। उस जंगल में गाड़ी के द्वारा छोटे बड़े जानवर देखे, कुछ शेर देखने को मिले, कुछ चीता देखने को मिले और कुछ हाथी, बारहसिंगा, हिरण, तोता, मैना। हम लोग ने इसका आनंद उठाया। सिर्फ गाड़ी में बैठ के घूमा जा सकता है, उतरने के लिए परमिशन नहीं मिलती है। 700 रुपया एक आदमी का टिकट भी इसमें लगता है। इसके बाद हम लोग पहुँचे समुद्र के किनारे। यहाँ पर भी शंकर भगवान की प्रतिमा काफ़ी ऊंची, छोटा सा पुल बना था। उस पुल पार करने के बाद चारों तरफ समुद्र और बीच में उस मंदिर की स्थापना की थी, ये देखने लायक है। रास्ते में कई छोटे बड़े नदी, कई छोटी बड़े पहाड़ों से झरने गिरते हुए देखे। इसका आनंद देख के मन पसंद और लुभावना हो गया। फिर वहाँ से हम लोग 4 जगह और गए। असली जगह है मैंगलोर, समुद्र का किनारा है। यह महाराष्ट्र और कर्नाटक का सीमावर्ती इलाका है। यहाँ से गोवा जा सकते हैं, पास पड़ता है, ज़्यादा नहीं, 125 किलोमीटर के करीब होना चाहिए। मैंगलोर घूमने के बाद इंडस्ट्रियल एरिया है, संपन्न लोग यहाँ रहते हैं। बुद्धिजीव विशेषकर देखने को मिला, कईयों से बातचीत करने पर मालूम पड़ा यहाँ पर संपन्नता है, सब लोग यहाँ पर ज़्यादा है। फिर हम लोग आए वहाँ से उडुपी। उडुपी मंदिर में भगवान विष्णु का रूप में है। इसके अंदर प्रवेश नहीं किया जा सकता कोई भी भक्त के द्वारा। 4 दरवाजे बने हुए हैं,
और जाली के द्वारा उनका दर्शन किया जा सकता है। रात को हम लोग उडुपी में हम लोग स्टे किए। उडुपी के पास हम लोग गए, फिर गोकर्ण गए। गोकर्ण ऐसा है, ये भी समुद्र का किनारा है, यहाँ से भी गोवा पास पड़ता है। और गोकर्ण जो शिव का जो प्रतिमा लिंग है वो एक हाथ नीचे है, हाथ डाल के उस टटोलते हैं तब उस शंकर भगवान का लिंग का स्पष्ट महसूस मालूम पड़ता है। गोकर्ण होने के बाद हम लोग पहुँचे बीजापुर। बीजापुर एक कहते हैं कोई समय में ये बीजापुर से पूरा साउथ दक्षिण भारत संचालित किया जाता था। बीच बीच में मुगल साम्राज्य खान पठान की आक्रमण के कारण आज वो जगह बीजापुर खंडेर की अवस्था में है। वो शहर के चारों तरफ बड़े बड़े गेट होते थे, गेट रात को बंद कर दिए जाते थे सिक्योरिटी के हिसाब से, ऐसा उस समय के व्यवस्था थी। यहाँ पर एक दरगाह है, उसमें हम लोग ने माथा टेका। और एक यहाँ पर गार्डन है, उसमें ताजमहल के बराबर एक स्मारक बना हुआ था, वो फोर्ट टाइप का था। उसी में राजा वहाँ से संचालित करता था। जेल खाने उसमें बने हुए थे, कैदी लोग को उसमें सजा दी जाती थी। इस प्रकार की उस जमाने में व्यवस्था थी। कुछ टूट गए हैं और कुछ सुरक्षित बचे हुए हैं। यहाँ का विधानसभा है वो हम लोग देखे बीजापुर में। बीजापुर के पास में एक आश्चर्य की बात है, एक पहाड़ के ऊपर में 8 धातुओं का तोप बना हुआ है। इस प्रकार का तोप भारतवर्ष में 2 जगह है। एक तो जयपुर के पास में किला है, वहाँ पर ये तोप हमको देखने को मिली, और दूसरी तोप बीजापुर में हम लोग को देखने को मिली। ये 8 धातुओं का तोप है और काफ़ी लंबा चौड़ा है। ये भी एक देखने लायक चीज़ है। बीजापुर घूमने के बाद हम लोग आए हम्पी। हम्पी भी एक जिस समय इस हम्पी और बीजापुर के द्वारा पूरा दक्षिण भारत को संचालित किया जाता था उस समय के राजघरानों के द्वारा। हम्पी में भगवान शंकर का मंदिर है, सूर्य मंदिर भी है। कुछ रहने की व्यवस्था के लिए यात्रियों के लिए जो सरायघर बना हुआ था, आज के समय वो खंडित हो गया है। उस खंडित अवस्था में भी देख के ये महसूस किया जाता है कि ये कोई समय में बुलंदी पर था। आज ये हम्पी की आबादी कुल में 3000 आबादी है। यहाँ पर प्रयोगशाला के अर्थशास्त्री उद्योग शास्त्र के हिसाब से यहाँ पर लाइब्रेरी भी थी। उस जमाने के हिसाब से शिक्षा का बोलबाला यहाँ से द्वारा ही संचालित किया जाता था। कहते हैं वो मुगल साम्राज्य के जो तानाशाही राजा हुए, इस हम्पी की लाइब्रेरी को जलाया और कई महीना तक ये लाइब्रेरी जलती गई। इससे हम लोग का ज्ञान, शिक्षा, अनुभव सब नष्ट हो गया। कुछ बचे लोग थे, वो ग्रंथों को लेके इस देश से दूसरे देश चले गए। ये मुझे मालूम नहीं कौन से एक देश गए, लेकिन प्रेरित हो गए थे, यहाँ से चले गए थे। इस प्रकार बीजापुर, हम्पी, उडुपी और एक स्थान और भी हम लोग को देखने को मिला। ये सब मंदिर कई हजार वर्षों का मंदिर है। जैन मंदिर भी हम लोग को देखे। अर्धनारीश्वरी शंकर भगवान आधे और शिव आगे, आधा शिव आधा विष्णु, हर हरि का मंदिर देखे। अर्धनारीश्वरी का भी मंदिर देखे, आधा शिव आधा पार्वती। ये सब देख के मन पसंद हो गया और ये देख के ये अनुभव किया गया हजारों साल पहले इस प्रकार के मंदिर की शिल्पकार कारीगरी, उनका फाउंडेशन देख के मन
ये खुशी से वो उठ गया कि उस जब समय में आर्किटेक्ट किस प्रकार से इस प्रकार के मंदिरों को बनाते थे। कई मंदिर की फाउंडेशन मैंने देखी, जैसे कमर के फूल होते हैं, पंखड़ी खुली रहती है, उसी के प्रकार चारों तरफ पंखड़ी के हिसाब से फाउंडेशन बनाया गया, उसी के बेस पर वो मंदिर बनाया गया। बहुत से मंदिर हम लोग जैनी लोग के मंदिर में देखे, बुद्ध भगवान के और उनके आचार्य लोग के, उनके संत लोग की उस मंदिर में प्रतिमा देखने को मिली। इस प्रकार कर्नाटक ने हमने भ्रमण किया। मेरे हिसाब से बेंगलोर से आप गाड़ी लेते हैं, करीब करीब 3000 किलोमीटर की यात्रा हो जाती है। एक हफ्ता के अंदर में पूरा भ्रमण किया जा सकता है। और भी बहुत से ऐसे छोटे छोटे स्थान थे, वो मेरे को अभी ध्यान में नहीं है। वो भी कहीं शिव जी का मंदिर, कहीं पार्वती जी का मंदिर, कहीं विष्णु भगवान का मंदिर और कहीं पर जैन संप्रदाय का भी मंदिर देखने को मिला। साउथ माने दक्षिण भारत छोटा मोटा स्थान नहीं है, इसको दो भाग में घुमा जा सकता है। ये मैंने पहले भी कहा था। एक भाग कर्नाटक और तमिलनाडु घूमे, एक भाग केरल और आंध्र घूमे, तब जाके साउथ का भ्रमण किया जा सकता है। बहुत से प्राचीन राजघरानों के संग्रहालय है, वो भी देखने लायक है। वहाँ पर देख के ये मन में आता है उस समय के राजघराने के लोग किस प्रकार की वेशभूषा, कैसा उनका पहनावा, कैसे उस प्रकार की मुद्राएं, किस प्रकार की उनकी शिल्पलिपि कारीगरी देख के मन पसंद हो जाता है। अब समय बीत गया, वातावरण बीत गया और विचार लोगों के बदल गए। मैं किसी को दोष नहीं देता, ये समय का परिवर्तन होता है। उस समय के जो भी लोग हुए होंगे, अपने हिसाब से, अपनी बुद्धि के हिसाब से, अपनी विवेक के हिसाब से, सोच के हिसाब से उन्होंने अच्छा से अच्छा डिसीजन लिया होगा। लेकिन बाद में वही डिसीजन, वही चीज़ खराब हो जाती है तो लोग उसका क्रिटिसाइज करते हैं, उसकी बुराई करते हैं और उसकी बात का बतंगड़ करके उसका हंसी मजाक खिल्ली उड़ाते हैं। जब मैं ये सब स्थान में भ्रमण करता हूँ तब मैं दोष किसी को नहीं देता हूँ। समय का ही खेला होता है। उस समय में अपनी सोच विवेक के द्वारा वो व्यक्ति अच्छा से अच्छा डिसीजन लेने के बाद में वही डिसीजन गलती हो जाता है। आज भी वही हो रहा है। ये मैं 800, 900, 1000 साल पहले की बात बतला रहा हूँ। प्रेजेंट में भी यही हो रहा है। जो भी पदाधिकारी, जो भी नेता राज करता है, वो अच्छा से अच्छा डिसीजन लेता है। बाद में कुछ वर्षों के बाद बुरा हो जाता है तो उसका लोग खिल्ली उड़ाते हैं, मजाक करते हैं और उसको दोषी ठहराते हैं। दोष किसी का नहीं है, समय का दोष होता है। व्यक्ति सब अक्लमंद होते हैं, होशियार होते हैं, कोई खराब नहीं होता है। हम एक छोटे से परिवार को चलाने में कितना दिमाग खर्चा करते हैं, वो राष्ट्र को चला रहे हैं, देश को चला रहे हैं, उन पर कितनी जिम्मेवारी होती है। उस स्थिति परिस्थिति में वो क्या प्रकार का डिसीजन लेना या न लेना, ये भी एक सोचने का विषय होता है। मैंने इस विषय में थोड़ा ज़्यादा बोल दिया। मेरी बातों को आपको अच्छी लगे, आगे फॉरवर्ड करिए, सब्सक्राइब करिए सतीश खंडेलवाल का शो।